नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञानम में। यहाँ हम संस्कृत विषय से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को आसानी से समझने का प्रयास करेंगे और इसीलिए हम एकत्रित भी हुए हैं। आज हम अच संधि यानी कि स्वर संधि को सरलता से समझाने और समझने का प्रयास करेंगे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। संस्कृत में संस्कृत व्याकरण में संधि एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें दो ध्वनियों के मिलन और परिवर्तन की प्रक्रिया शामिल होती है। यह संस्कृत शब्दों और वाक्यों के सही उच्चारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संधि को मुख्य प्रकार से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। स्वर संधि, अच व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जिसमें स्वरों से लेकर कोई परिवर्तन होता है, उसको स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन से संबंधित जो परिवर्तन होता है, उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। और इसी प्रकार से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है और अन्य वर्ण आते हैं उसके स्थान पर, या फिर जो भी परिवर्तन होता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। आज हम स्वर संधि के विषय में जानेंगे कि स्वर संधि में कौन-कौन सी संधियाँ आती हैं, उनके सूत्र क्या हैं, उनको पढ़ने और समझने का सरलतम से सरलतम तरीका क्या है। आइए स्वर संधि की पहली संधि को पढ़ते हैं। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं और इसकी पहली संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः, अकः यानी अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में अ, ई, उ, री, लृ ये 5 वर्ण आते हैं। इनके पश्चात इनको दीर्घादेश होता है यदि इनके पश्चात इनका सवर्ण आ जाए। सवर्ण से तात्पर्य है अ के पश्चात यदि अ या आ उपस्थित हो, ई के पश्चात ई या बड़ी ई उपस्थित हो, इसी प्रकार से उ या बड़े ऊ के पश्चात उ या बड़ा ऊ दोनों में से कोई भी उपस्थित हो तो उसे दीर्घादेश यानी कि उसकी बड़ी मात्रा हो जाएगी, यानी कि ऊ हो जाएगा। इसी प्रकार से ई या ई के पश्चात अगर ई आवे तो उसे बड़ी ई यानी कि दीर्घादेश हो जाता है। इसी प्रकार से अ या आ के पश्चात अ या आ दोनों में से कोई भी आवे तो उसको दीर्घादेश आ हो जाता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे प्रथम पद के अंत में विद्या धन आलय, प्रथम पद के अंत में ध में स्थित आ है, तत्पश्चात दूसरे पद के प्रारंभ में आ आया है, तो आ बराबर प्लस आ बराबर आ यानी कि दीर्घ मात्रा आ ही होती है, तो वही होगी विद्यालय। इसी प्रकार से गिरि धन ईश में गिरीशः, वधु प्लस उत्सव में वधुत्सव। इस प्रकार हमें अन्यत्र भी समझना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि सवर्ण आवे यानी कि अ के बाद में अ आवे या ई के बाद में ई आवे, उ के बाद में उ आवे, री के बाद में री आवे तो उसे दीर्घादेश हो जाता है। इसी प्रकार आगे की संधि है गुण संधि। इसका सूत्र है आद गुणः। इस संधि में यदि पदांत अ या आ के पश्चात, यानी कि पदांत का अर्थ है पद के अंत में। संस्कृत में ऐसा कहा जाता है कि जो पद नहीं है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो संधि आदि कार्यों के लिए पद का होना आवश्यक है। यानी कि अब इस पद के अंत में यानी कि पदांत में अ या आ हो तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में ई हो तो दोनों को मिलाकर गुणादेश ए हो जाता है। अ प्लस ई बराबर ए। इसी प्रकार पदांत अ
या आ के पश्चात ऊ हो तो उसे ओ गुणादेश हो जाता है। पूर्ण रपर सूत्र से यदि पूर्ण रपर सूत्र से यदि पदांत री के पश्चात अ के पश्चात री आवे तो उसे अर हो जाता है, तथा पदांत अ के पश्चात ली आवे तो उसे अल गुणादेश हो जाता है। आइए इसको किन्हीं उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे रमा धन ईशः, यहाँ प्रथम पद में रमा के म में स्थित आ के पश्चात ईशः का ई आया है, अतः इन दोनों को मिलाकर गुणादेश ए यानी कि रमेश हुआ। इसी प्रकार से महा धन उत्सव, महा के ह में स्थित आ के पश्चात उत्तर पद का प्रथम वर्ण उ आया है, अतः आ प्लस उ बराबर ओ, यहाँ महोत्सव शब्द बना। इसी प्रकार तव प्लस लिकार में अ के तव के व के अ के पश्चात लिकार में री है, अतः ये रूप बना तवलकार। अल आदेश होकर रूप बना तवलकार। इसी प्रकार ब्रह्म प्लस ऋषि, ह में स्थित अ के पश्चात री आने की वजह से यहाँ पर अर आदेश होकर बना ब्रह्मर्षि। इस प्रकार हमें अन्यत्र भी समझना चाहिए। अब आगे की संधि अपन पढ़ते हैं। यह है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि संधि में पदांत अ या आ के पश्चात ए आने पर उसे ऐ वृद्धि एकादेश हो जाता है, तथा अ या आ के पश्चात ओ आने पर वृद्धि एकादेश औ हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि पदांत अ जो है वह उपसर्ग वाला नहीं होना चाहिए, यानी कि पदांत अ के पश्चात ए हो तो दोनों को मिलाकर वृद्धि एकादेश ऐ हो जाता है। इसी प्रकार पदांत अ या आ के पश्चात ओ हो तो वृद्धि एकादेश औ हो जाता है। जैसे विश्व प्लस ऐक्यम, विश्व प्लस ऐक्यम विश्वैक्यम। विश्व के व में स्थित अ के पश्चात दूसरे पद यानी कि उत्तर पद का प्रथम वर्ण ए है, इन दोनों को मिलाकर ऐ की मात्रा बन गई और बना विश्वैक्यम। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है दैव प्लस ऐश्वर्यम, इन दोनों को मिलाकर दैवैश्वर्यम रूप बना। इसी प्रकार महा प्लस औषधि, महा के ह में स्थित पूर्व पद के ह में पूर्व पद का अंतिम अक्षर ह है, उसमें स्थित आ के पश्चात उत्तर पद का प्रथम अक्षर ओ आया है, अतः इन दोनों को मिलाकर वृद्धि एकादेश औ बना और रूप बना महौषधि। इसी प्रकार हम एक अन्य उदाहरण के माध्यम से भी इसको और अधिक समझ सकते हैं। जैसे तंडुल प्लस ओदनम, यहाँ पदांत तंडुल के ल में स्थित अ के पश्चात उत्तर पद ओदनम का ओ आया है, तो यहाँ वृद्धि संधि की उचित परिस्थिति बन रही है, अतः यहाँ पर तंडुल लौदनम हो जाएगा, यानी कि औ की मात्रा हो जाएगी। इसमें और गुण संधि में मुख्य एक ही अंतर है। यूं तो पारिभाषिक रूप से बहुत सारा अंतर है, लेकिन इसको समझने के दृष्टिकोण से ऐसा देखा जा सकता है कि वृद्धि संधि में आई की मात्रा होती है, यानी कि 2 मात्राएं होती है, और गुण संधि में 1 मात्रा होती है। अतः हम जब कभी परीक्षा या किसी भी एग्जाम में हमको ये पहचानना हो कि ये वृद्धि संधि है या गुण संधि है, तो उसके लिए एक यह भी तरीका हो सकता है कि वृद्धि संधि में हमेशा 2 मात्राएं होती है और गुण संधि में 1 मात्रा होती है। अब आगे की संधि है यण संधि।
यण संधि का सूत्र है इको यणची। इको यणची, इक प्रत्याहार के वर्णों को यणादेश हो जाता है। इक प्रत्याहार में ई, उ, री, ली, ये 4 वर्ण आते हैं। इनके पश्चात यदि इक प्रत्याहार के वर्णों के पश्चात भिन्न स्वर आवे तो उसे ई को य, उ को व, री को र, ली को ल हो जाता है। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ई को य, व, र, ल 4 आदेश प्राप्त हुए, लेकिन ई को य ही क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र से जो तालु, मुख में तालु आदि उच्चारण स्थानों के और आभ्यंतर प्रयत्नों के सर्वाधिक निकट होता है, हमेशा उस वर्ण को उसके सर्वाधिक निकट होने वाले, उच्चारण की दृष्टि से सर्वाधिक निकट होने वाले अक्षर का ही आदेश होता है। इसीलिए ई को य हुआ, उ को व हुआ, री को र हुआ और री को ल हुआ। अतः पुनः हम यण संधि पर दृष्टि डालते हैं। इक प्रत्याहार के वर्णों को यण आदेश हो जाता है बाद में भिन्न स्वर आने पर। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि यदि भिन्न स्वर नहीं आया तो? अरे भिन्न स्वर नहीं आया तो वो दीर्घ संधि हो जाएगी। इसीलिए भिन्न स्वर आएगा तब ही यह संधि होगी। जैसे ई के बाद में मान लीजिए अ आ गया तो ई के स्थान पर यह लिखा जाएगा। आदेश का अक्षर हमेशा आधा होता है, ये हमें ध्यान रखने की बात है, क्योंकि और इस संधि की पहचान भी है। इस संधि को पहचानते वक्त आप जब भी इस संधि के शब्द को देखेंगे तो आप इसमें ये पाएंगे कि यहाँ पर जहाँ पर भी ये संधि हो रही है वहां पर आधा अक्षर अवश्य मिलेगा। आधा अक्षर होगा ही होगा इस संधि में, और इस उस आधे अक्षर के बाद वाला अक्षर य, व, र, ल, इन चारों में से एक निश्चय रूप से होगा ही होगा। इस संधि की मुख्य पहचान यही है। आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे यदि ये द में स्थित ई के पश्चात भिन्न स्वर अ आया है तो इस ई के स्थान पर य आदेश हुआ। तो यद्यपि ये लिखा हुआ है, इसको हम सरलतल ढंग से यदि लिखते हैं तो य, द, य, ई, इस प्रकार से इसका रूप लिखा जाता है और संयुक्त रूप से हमें जो दिख रहा है यद्यपि ऐसा दिख रहा है। तो आप देखिए इसमें द आधा है, उसके पश्चात य है। अब ये पूरा क्यों लिखा गया जबकि ये तो आदेश का अक्षर तो आधा होता है? इसका कारण ये है कि अपी का अ है। अ हमेशा कोई भी स्वर होता है वो व्यंजन के पीछे जुड़ता है, तो यहाँ पर यद्यपि रूप बना। इसी प्रकार से मधु धन अरि पदांत उ के पश्चात अ आने से उ को व आदेश हुआ और रूप बना मध्वरी। इसी प्रकार वधुआज्ञा, वध्वाज्ञा, धात्री धन अंश, धात्रंश। इस प्रकार अन्यत्र भी अन्य उदाहरणों में भी समझना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में और भी उदाहरण प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे और हम आगे की संधि पढ़ते हैं। अयादि संधि, एचो एवाया। इस संधि में एच प्रत्याहार का प्रयोग होता है। एच प्रत्याहार में ए, ओ, आई और औ, ए, ओ, आई और औ, ये 4 अक्षर आते हैं। इसमें एच प्रत्याहार के वर्णों के पश्चात भिन्न स्वर आने पर क्रमशः ए को अय, ओ को अ, आई को आय और औ को आव आदेश हो जाता है। इसमें जैसे अपन देखते हैं उदाहरण के माध्यम से शे प्लस अनम, शयनम, इसमें अय की आवाज यहाँ पर आ रही है। मैंने पहले भी बताया आपको आदेश में जो अंतिम अक्षर है यह हलंत है, इसीलिए ये
ये रूप ऐसे बनेगा। ओ प्लस अनम, पवनम, ओ को अव आदेश हुआ, फिर गई प्लस अकह, गायकः, ऐ को आय आदेश हुआ, नई प्लस अकह, नायक। इसमें भी ऐ को आय आदेश हुआ। इसी प्रकार से एक औ का उदाहरण भी अपन देखते हैं। पौ प्लस अकह बराबर पावकः। इसमें औ के स्थान पर औ के बाद में भिन्न वर्ण अ आया है, इसीलिए औ को आव आदेश होकर रूप बना पावकः। इस तरह अन्यत्र भी हमें समझना चाहिए। अब आगे की संधि है पूर्व रूप संधि। इसको इसका सूत्र है एंग पदांतादति। यह संधि पदांत ए के पश्चात यदि अ आ जाए तो उस अ को अविग्रह के रूप में अवग्रह के रूप में लिखा जाता है। अवग्रह लगाना एक ऐच्छिक बात है। इसमें वृक्षे प्लस अस्मिन, वृक्षे के एक के पश्चात में अ आने की वजह से वृक्षेस्मिन यह अवग्रह यानी कि एस वाली आकृति लिखी गई। इसको अपन वृक्षेस्मिन ऐसे भी लिख सकते हैं और वृक्षेस्मिन भी लिख सकते हैं। अतः इसको ऐसे समझना चाहिए। फिर आता है पररूप संधि। इसका सूत्र है एंगी पररूपम। इसको समझने के लिए इससे पूर्व हमें वृद्धि संधि को समझना आवश्यक है, क्योंकि ये वृद्धि संधि का अपवाद सूत्र है। जहां पर वृद्धि संधि में अ या आ के पश्चात ए आने से ऐ वृद्धि एकादेश हो रहा था, तथा अ या आ के पश्चात ओ आने से औ वृद्धि एकादेश हो रहा था। वहीं इस संधि में यदि वह अ उपसर्ग वाला हुआ, ध्यान दीजिए मैं बोल रहा हूं कि वह अ प्रथम पद का जो अ है वह अगर उपसर्ग वाला हुआ तो उस परिस्थिति में भले ही ए आ जाए लेकिन रूप वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उसकी प्रैजते नहीं, जैसे अपन एक उदाहरण देखते हैं प्र प्लस एजते। यहाँ पे उपसर्ग वाला अ आया है, उसके पश्चात ए है, तो रूप वैसा का वैसा ए ही रहा है, ऐ नहीं हुआ। क्यों? कि उपसर्ग वाला अ है इसीलिए। तो प्र प्लस एजते बराबर प्रेजते ही रहेगा। इसी प्रकार से ओ का उदाहरण देखते हैं। उप प्लस औषधि, यहाँ पर उप उपसर्ग है और उस उपसर्ग वाला अ है, इसीलिए उसके पश्चात ओ आया है तो भी रूप उपोषिति ही रहा, उपोषिति नहीं हुआ। इस तरह हमें अन्यत्र दूसरे उदाहरणों में भी समझना चाहिए। यह स्वर संधि आज अपन ने पूरी पढ़ी। इसको एक बार पुनः हम रिवीजन करते हैं। आइए देखते हैं कि हमने इसको अगर फास्ट तरीके से अगर इसको समझना हो, बोलना हो, रिवीजन करना हो तो किस प्रकार से बोलेंगे। तो ये दीर्घ संधि के मैं पुनः बता रहा हूँ आपको। इसका सूत्र है अकः सवर्ण दीर्घ। यदि अ, अ, ई, उ, री, ली अक प्रत्याहार के वर्ण हैं ये, इनके पश्चात इनका सवर्ण आए, जैसे अ के बाद में अ आवे तो उसको आ हो जाता है, ई के बाद में ई आवे तो बड़ी ई हो जाती है, उ के बाद में उ आवे तो उससे बड़ा उ हो जाता है, और री के बाद में यदि री आवे तो उससे बड़ी री हो जाती है। इसमें जैसे विद्याधन आलय, विद्यालय, गिरिधन ईशः, गिरीशः, वधुधन उत्सव, वधुत्सव। इसी प्रकार से आगे की संधि में जैसे हम देखते हैं गुण संधि में, गुण संधि का सूत्र है आद गुण। पदांत अ या आ के पश्चात ई आवे तो उसे ए गुणादेश हो जाता है। पदांत अ या आ के पश्चात उ आवे तो उसे ओ गुणादेश हो जाता है। पदांत अ या आ के पश्चात री आवे तो उसे अर हो जाता है, और पदांत अ या आ के पश्चात ली आवे तो उसे अल हो जाता है। जैसे रमाधन ईशः रमेशः, महाधन उत्सव महोत्सवः, तवधन लिकार तवलकारः, ब्रह्मधन ऋषि ब्रह्मर्षिः। इसी प्रकार से देवधन ऋषि बराबर देवर्षि, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। फिर आगे की संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में पदांत अ या आ के पश्चात ए आवे तो उसे ऐ गुणा वृद्धि एकादेश हो जाता है। पदांत अ या आ के पश्चात यदि ओ आवे तो उसे औ वृद्धि एकादेश हो जाता है। जैसे
विश्व प्लस ऐक्यम विश्वैक्यम, महा प्लस औषधि महौषधि। इसी प्रकार से यण संधि का सूत्र है इको यणची। इक प्रत्याहार के वर्णों को ई उ री ली, ई उ री ली के पश्चात यदि भिन्न स्वर आवे तो ई को क्रमशः य, उ को व, री को र और ली को ल आदेश हो जाता है। जैसे यदि धन अपि, यद्यपि, मधु प्लस अरि, मध्वरी, वधु प्लस आज्ञा, वधवाज्ञा, धात्री धन अंश, धात्रंश। ऐसा हमें समझना चाहिए। साथ ही जैसे अयादि संधि है, इसका सूत्र है एच ओ अयवाय। एच प्रत्याहार के वर्णों ए ओ आई औ के पश्चात भिन्न स्वर आने पर क्रमशः ए को अय, ओ को अव, ऐ को आय और औ को आव आदेश हो जाता है। जैसे छे धन अनम शयनम, ओ धन अनम पवनम, गई धन अकह गायकः, पौ धन अकह पावकः। इस तरह से फिर पूर्व रूप संधि में पदांत ए के पश्चात अ आने पर उसे अविग्रह हो जाता है। जैसे वृक्षे धन अस्मिन, वृक्षेस्मिन। इसी प्रकार पर रूप संधि में पदांत अ यदि उपसर्ग वाला हो तत्पश्चात ए आवे तो रूप वैसा का वैसा ही रहता है, यानी कि उसे वृद्धि संधि नहीं होती है। यह वृद्धि संधि का अपवाद सूत्र है। अतः यह आपको मैंने थैंक यू, बाय बाय।